बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पिछले व्लॉग में अर्ज़ किया था और तफसील आपको बताई थी कि काजी फ़ायद ईसा साहब की अदालत फ़ैसला देने वाली है नैब तरामीम वाले केस का, और तवक्को के ऐन मुताबिक फ़ैसला वैसे ही आया, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता था काजी साहब जो है वो हुकूमत वक्त के हक़ में फ़ैसला देंगे। और पहले फ़ैसला कुछ और आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पर रिव्यू के अंदर फ़ैसला तब्दील हो गया। और अब जो फ़ैसला है वो ये है कि हुकूमत ने जो नैब कवानीन के अंदर तरामीम की है वो बहाल कर दी गई हैं। जिन तरामीम को रोक दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था, उन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया। इमरान खान साहब इसको NRO 2 कहते हैं। यानी इसको सिंपल करें तो ये है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके ख़ानदान पे, जरदारी साहब के ख़ानदान पे, PDM की दीगर जमातें और पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों के ऊपर जितने करप्शन के मुकदमात चल रहे थे वो सारे मुकदमात नैब के अंदर चल रहे थे। तो नैब क्योंकि इन सारों को शिकंजे में लिए हुए था, तो जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन, और मैंने ये लफ्ज़ बड़े दिनों के बाद इस्तेमाल किया है और ज़िम्मेदारी के साथ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गवाही दे दी है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, इन दोनों ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलवाया था और इन्होंने कहा था कि हमने इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकालना है, तो आप अब सारे इकट्ठे हो गए पै जाएं इमरान खान को। तो फजलुर रहमान साहब ने क्योंकि गवाही दे दी है और वो बड़े मोतबर सियासतदान है, तो फजलुर रहमान साहब ने कहा है तो इसलिए अब ये रजीम चेंज है। तो मामला ये है कि जब रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद जो हुकूमत बनी, PDM की सरकार बनी, PDM की सरकार ने आते ही जिन कवानीन के तहत वो फंसे हुए थे, यानी नैब के वो कवानीन जिन कवानीन के मुताबिक इनको सबको सजा होनी थी और पैसा वापस करना था, इन्होंने आकर वो कवानीन ही तब्दील कर दिए। इमरान खान साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला कवानीन का मुअत्तल हो गया, वहाँ होल्ड हो गया। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए अपील में, तो नैब की जो तरामीम इन्होंने की थी उनको अब बहाल कर दिया। ये है जी मामला। और ये कहा गया अदालत के फैसले में कि इमरान खान साहब इस सारे मामले को खिलाफ आईन साबित नहीं कर सके, और तमाम जजों ने अपनी अपनी राय दी है। 5 जजेस इसके अंदर शामिल थे, और इससे पहले 2 जज हुआ करते थे। उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस थे वो भी थे पहले एक जज मुस्ताफ़ी हो गए, एजाज हसन साहब, वो भी इसका हिस्सा थे, वो भी अब नहीं है। तो बहरहाल जस्टिस अतर मनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट इसके अंदर तहरीर किए हैं। भारत जो हुकूमत चाहती थी वो हो गया, जो कानून हुकूमत को पसंद था वो बन गया, और जो कानून हुकूमत को पसंद नहीं था, जिस कानून की वजह से हुकूमत फंसती थी, वो कानून जो है वो ख़त्म हो गया। अब देखिए, इसका जो इस वक्त इमीडिएट बेनिफिशरी है वो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का ख़ानदान, वो आसिफ अली जरदारी और आसिफ अली जरदारी का ख़ानदान। गो के इमरान खान साहब के 2 केसेस जो लूले लगड़े हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाने थे। यानी तोशाखाना 2 के अंदर कोई वकील मानता ही नहीं कि इमरान खान को सज़ा हो सकती है। पहले वाला भी फारग हो गया, ये भी फारग हो जाएगा। और अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में कोई कन्विक्शन किसी लेवल पे हो ही नहीं सकती, ये तमाम वकला का ये मानना है। इवन इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं यूनिवर्सिटी चल रही है, बेहतरीन ट्रस्ट वहाँ पे चल रहा है, अलकादर ट्रस्ट, वहाँ पे बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें चल रही हैं तो कैसे मुमकिन है कि इमरान खान को सज़ा हो जाए? और वो केस भी कुछ ऐसा नहीं है, उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हैं 2-3 और वो भी सामने आ जाएंगी, तो उसमें भी सज़ा नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब को तो सजा दोनों में नहीं होनी थी। अब किया ये जा रहा है कि एक तासुर बनाया जा रहा है कि इमरान खान को क्योंकि इसका फायदा हो गया वक्ती तौर पे, तो जनाब बाकियों को कहते क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इमरान खान के केसेस जाली है। अब इमरान खान ने इसके ऊपर कहा क्या, जरा पहले आप वो सुन ले, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कराए थे कि मेरे केसेस खत्म नहीं होने चाहिए, मेरे पे ये केसेस चलाएं, मैं अपने केसेस जीत के बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अगर ये कानून खत्म हो गया नैब का और ये इनकी तरमीम मंजूर कर दी गई, बहाल कर दी गई, तो फिर इस मुल्क में किसी का एहतसाब नहीं हो सकेगा। और इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो पूरा स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, उसमें ये हिस्सा भी आ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल से डराया जा रहा है। अडियाला जेल में वो सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के बगैर फैज़ हमीद का ट्रायल बड़ी बदनीयती है, बाजवा को इंक्वायरी से बाहर रखना भी बड़ी बदनीयती है। मुझे जनरल रिटायर फैज़ हमीद के ट्रायल के जरिए से डराया जा रहा है। अच्छा, ये बात ना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि जनरल बाजवा को क्यों नहीं पकड़ते, और जनरल बाजवा मुख्तलिफ लोगों को टेलीफोन करके ये कहते फिरते हैं कि मैंने कुछ भी किया हो। आर्मी का एक सिस्टम है जिसके तहत
मुझे बतौर साबिक आर्मी चीफ एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो मेरी तरफ तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। मैं ये बात आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा मुख्तलिफ लोगों को टेलीफोन करते हैं और वो जो बातें करते हैं वो किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने 3-4 मुख्तलिफ लोगों से वो बातें सुनी है। लेकिन उसमें बाजवा साहब ये भी फरमाते हैं कि क्योंकि मैं एक साबिक आर्मी चीफ हूँ और आर्मी चीफ चाहे रिटायर भी हो जाए तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और उनके नतीजे में मेरे खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि माजी में किसी आर्मी चीफ के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो बाजवा साहब को ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर जनरल फैज पे करना है तो जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबल है। और वैसे भी अहमद नूरानी साहब ने कहा जी मैं तो गवाह हूं और मुझे चीज़ों का पता है कि मरियम नवाज वगैरह के केसेस के मामलात हो या शरीफ खानदान को निकालना हो तो जनरल फैज हमीद ने कितनी सपोर्ट की थी शरीफ खानदान को। भारत इमरान खान ने कहा कि हुक्मरानों को NRO 2 मुबारक हो, ये वही केस आ गया वापस। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले बहुत मुश्किल था और अब नामुमकिन हो गया है। ये जो इन्होंने कानून बदल दिया इसके बाद नामुमकिन हो गया कि करप्शन आप पकड़े, करप्शन के केसेस पकड़े। ये सारे इनके दौर के केसेस हैं, इसलिए उन्होंने NRO 2 ले लिया। दुनिया की पार्लिमानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अवामी नुमाइंदे कानून साजी करके अपनी करप्शन के मुकदमात खत्म करें। ISPR ने कहा कि फौज गैर जानिबदार और गैर सियासी है। अब अगर वो गैर जानिबदार और गैर सियासी हो रहे हैं तो मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हम पहले से गैर सियासी हैं तो इससे बड़ी गलत बयानी कोई नहीं है। मैं और बुशरा बीबी जनरल आसिम मुनीर की वजह से जेल में है। देखिए इमरान खान साहब ने भी वही बात की और ये उसूली बात है। अगर फौज ये कहती है कि हम जनाब गैर सियासी रहे हैं और ना रजीम चेंज में कोई ताल्लुक है, ना ये 8 फरवरी इलेक्शन में कोई फौज का ताल्लुक है, ना ये जबरी गुमशुदगियों में और बाकी मामलात में और सियासत में मुदाखलत में या इससे पुराने मामलात में कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो तो गलत है, झूठ है। हाँ, अगर वो ये कहें कि हम आइंदा से नहीं करेंगे और अब हमारा सियासत में कोई रोल नहीं है, तो इमरान खान ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है और इसको तो सारे ही खुशाइन करार देते हैं, हमेशा कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है और फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के कुछ लोग तनकीद करके इनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। इन सबको कहता हूं कि अली अमीन को मैंने चुना है और मैं उसके साथ खड़ा हूं। साजिश करने वालों में से कोई भी अपने पैसे लगाकर नहीं जीता। ये बहुत बड़ी बात की इमरान खान साहब ने कि तुसी अपने पैसे ला के नहीं जीते, यानी आप अगर इलेक्शन जीत कर आए हैं तो आपने कुछ जेब से पैसा नहीं लगाया, आपके पास पार्टी टिकट था। आप लोग तो हल्कों भी ये लोग नहीं निकल सके। इन्होंने तो बैनर पोस्टर झंडा नहीं लगाया, लोगों ने इनको वोट डाल डाल के जिता दिया। तो टके की मेहनत किसी ने नहीं की हुई। ये तो सिर्फ बड़ी मुश्किलों में जानने वाले से करके इन्होंने टिकट हासिल करके इन्होंने सिर्फ जमा करवाए जाके कागजात और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट लिया। ऐसे जीत इनको झोली में पड़ी मिली है। इस दफा इलेक्शन कैंपेन में करोड़ों अरबों रुपया जो लोग लगाते हैं वो इनको लगाना ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बहरहाल इमरान खान ने कहा मेरे टिकट पर सब जीते हैं। जो लोग ये साजिश कर रहे हैं उन्हें कहता हूं फिर ना कहना कि टिकट नहीं मिले, आइंदा इलेक्शन में टिकट नहीं दूंगा। और ये 2 धड़े हैं जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ काम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, सब जानते हैं। पार्टी के मकबूल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल साइड लाइन किस्म के लोग हैं। पार्टी के अंदर वो टॉक शो में भी जाते हैं, इधर उधर आपको नजर भी आते हैं। पुराने लोग हैं तरीके इंसाफ के, तो वो अली अमीन गंडापुर से शायद कोई जेलसी है या कोई उनके मुतालबात हैं या उनके कोई मफादात हैं, लेकिन जो भी है, या हो सकता है कोई जेन्युइन उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हो अली अमीन गंडापुर को लेकर, लेकिन वो लगातार मुखालफत करते हैं तो उससे नुकसान इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है। तो इमरान खान साहब ने वार्न कर दिया भी मेरी चॉइस है, इन्हों ना छेड़ना, इसको अगर छेड़ोगे तो कल को टिकट ना मिला तो फिर शिकवा ना करना। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को फैसला सुनाया है, नैब तरामीम का। इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया। इमरान खान के एक्चुअली देखिए मैं आपको भी डिटेल बताऊंगा, उनके 3 केसेज हैं इमरान खान साहब के इस वक्त जिनके चक्कर में वो अंदर है। एक उनके ऊपर चल रहा है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस। अब ये जो नैब की तरामीम हो गई है बहाल, तो अलकादर वाला केस हो गया है खत्म, अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है, नैब अब उसको चला ही नहीं सकता। अलकादर वाला हो गया टेक्निकली खत्म। तोशाखाना 2 वो भी हो गया नई तरामीम के बाद खत्म। तो फिर इमरान खान साहब अंदर क्यों है जब 2 केस ही खत्म हो गए? और आज के दिन के अंदर तो जो केस चलना था वो समाअत मुलतवी होगी, इसलिए कि उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसकी रोशनी के अंदर देख लेते हैं कि ये अब जुरिस्डिक्शन बनती भी है या नहीं, या ये केस चलाया भी जा सकता है या नहीं। तो मामला ये है कि अलकादर भी खत्म, तोशाखाना भी खत्म। पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया टूटा भजा केस 9 मई का। और मैं उसको टूटा भजा इसलिए कह रहा हूं कि वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा
लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने ये कह दिया है रिमांड कैंसिल करते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब को उसमें रिमांड दिया गया था दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, तो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त फैसला लिखा था कि किसी सूरत रिमांड नहीं बनता, बल्कि जो उन्होंने लिखा उसकी बुनियाद पे तो केस ही नहीं बनता। तो इमरान खान साहब तो उसमें बाइज्जत बरी हो सकते हैं, लेकिन अगर बाइज्जत बरी नहीं भी होते तो जब चाहे इसमें जमानत करवा सकते हैं। यानी आज के दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो स्टेटस क्या है? हम कानूनी स्टेटस में बात करते हैं ना, बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, हुकूमत की मर्जी, इदारे क्या सोच रहे हैं, निजाम क्या सोच रहा है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, वो सारी कहानियां अलग हैं। कानूनी सूरत हाल देख लेते हैं। कानूनी सूरत हाल ये है कि तोशाखाना फारग, अलकादर केस फारग। अब इमरान खान साहब सिर्फ जुडिशियल रिमांड पे हैं 9 मई के मुकदमे में, और जो भी जुडिशियल रिमांड पे होता है ना उसकी फटाफट बेल हो जाती है। इमरान खान साहब ने बेल अप्लाई करनी है और बाहर आना है। अब कल आते हैं, परसों आते हैं, साल में आते हैं, ये हम कुछ नहीं कह सकते। निजाम उन्हें आने देता है या नहीं आने देता है, या नए मुकदमे डाल देता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक प्रैक्टिस इनको फौरन करनी पड़ेगी, और वो ये है कि फौरी तौर पे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू करें और वहां पे ये कहें कि पूरे पाकिस्तान से पता करवाया जाए कि इमरान खान पे कितने मुकदमात दर्ज हैं, इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए। यानी पुलिस से भी रिकॉर्ड मंगवाया जाए कि किस सूबे में कितने मुकदमात हैं इमरान खान पे। FIA में मुकदमात तो नहीं है, एंटी करप्शन में मुकदमात तो नहीं है, नैब में और कोई मुकदमात तो नहीं है, तो तमाम इवन वो भी चेक करवा लें, एंटी नारकोटिक्स, इनका कोई पता नहीं होता, उधर डाल दें। तो इमरान खान साहब को चेक करना पड़ेगा उनके वकला के थ्रू कि क्या इनके ऊपर कोई और मुकदमात है, तफसीलात मंगवाई जाए। जब रिकॉर्ड 2-3 दिन के अंदर अदालत में आ जाएगा कि जनाब इस आदमी पे कोई किसी मुकदमे में ये मतलूब नहीं है, तो उसके बाद ये बेल अप्लाई करें। फिर नया मुकदमा अगर डालेंगे तो किसी बुनियाद पे डालेंगे, और वो मुकदमे की लीगल स्टैंडिंग क्या होगी ये एक अलग सवाल है। लिहाजा होना ये चाहिए कि अब वकला अगर समझदारी से काम ले तो कानून के मुताबिक तो इमरान खान गिरफ्तार नहीं रह सकते, जेल में नहीं रह सकते, लेकिन अगर कानून के बगैर करना है तो फिर मर्जी है। इमरान खान साहब पैदल चल के आज गए हैं नैब के तफ्तीशी अफसर के पास, और उसको जाके उन्होंने कहा तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और ना तुम्हारे चेयरमैन को, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा अदालत में। तुमने मेरी बीवी को बेगुनाह 7 महीने अंदर रखा है। इस बात की इमरान खान साहब को खासी तकलीफ है। एक तो उनकी बीवी को बगैर जुर्म के जेल में कैद रखना इमरान खान पे दबाव डालने के लिए, और दूसरा इमरान खान साहब के बच्चों से उनकी बात ना करवाना। ये 2 चीज़ों का जज्बाती एक टच है, जज्बाती बात है, इसकी वजह से कोई भी आदमी जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इमरान खान साहब को ये प्रॉब्लम रही है। इमरान खान ने कहा कि इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। ये जो हुकूमत में है इन सब के पैसे बाहर पड़े हैं। मैंने मुल्क से भागना नहीं, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपड़ासी का 24 अरब करप्शन का केस हमने बनाया था। इनके खिलाफ करप्शन के बाकी सारे केसेस पुराने हैं जो इन्हीं के दौरे हुकूमत में बने हैं। करप्शन का पैसा पब्लिक का पैसा है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं, फिर अपने केसेस खत्म करने के लिए कानून बदल देते हैं। अब व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। उन्होंने करप्शन के रास्ते खोल दिए हैं। नैब का 1 करोड़ 80 लाख मालियत के हार की कीमत को 3 अरब 18 करोड़ लगा दी। यानी 180 लाख का जो हार था उसको 318 करोड़ का बना दिया। यानी अंदाजा करें आप कैसी एग्जैजरेशन है। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को उन्होंने धांधली कराई। आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन मुआहिदा किया था। जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने वाले थे उस वक्त अली जैदी और आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भिजवा दिया था कि हमें लंदन प्लान का इल्म है। मैं आज उनसे अपील करता हूं कि खुदा के लिए गैर सियासी हो जाएं। मुल्क तबाही के दहाने पर है। 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाएं। 9 मई हमारी पार्टी खत्म करने के लिए करवाया गया था। मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया उसकी इंक्वायरी करवाएं। इमरान खान का कहना था कि जनरल फैज हमीद बाजुआ की इजाजत मिलने से आते थे और हर चीज को उन्हें रिपोर्ट करते थे। जनरल बाजुआ को ट्रायल से बाहर रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने रजीम चेंज किया था। जनरल बाजुआ को इंक्वायरी में शामिल किया जाए तो सारे भेद खुल जाएंगे। एक और चीज रिपोर्ट हुई है कि इमरान खान साहब को जब ये बताया गया कि DGI SPR ने कहा है कि फौज जो है वो किसी सियासत में मुलविस नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना फेवरेट है ना किसी के वो खिलाफ है, तो इमरान खान साहब ने बहुत जोर से कहका लगाया था और उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, DGI SPR के स्टेटमेंट से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ लोगों ने, हम तस्करा कर रहे थे तो ये बात सामने आई कि कुछ ऐसे अल्फाज या चीज़ें हैं जो DGI SPR नॉर्मल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे लेकिन इस मरतबा नहीं कही। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं।
देखिए, एक तो इंतशारी टोला का लफ्ज़ सुनने में नहीं आया, फितना, डिजिटल दहशतगर्द, ये लफ्ज़ DGISPR के मुंह से सुनने में नहीं आया। फिर मईशत पर बात जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी इस पर मैं जवाब नहीं देता, फिर बाद में इस पर एतराज़ भी आता है। तो माफ़ी मंगवाने वाली बात भी DGISPR ने इस मरतबा नहीं की। इसका मतलब क्या है? देखिए, ज़्यादा कोई मतलब हम इसका निकालना नहीं चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत, जिसके ऊपर सारा इन्हिसार था एस्टेब्लिशमेंट का कि ये जो हीरे हमने मंगाए हैं, किसी को लंदन से उठाया, किसी को यहाँ से उठाया, किसी को वहाँ से, किसी को जेल से निकाला, किसी को बीमार को अस्पताल से निकाला, किसी को बेचारे को कहाँ से निकाला, सारा लटरम पटरम छान बुरा इकट्ठा करके इकट्ठा किया था कि ये हीरे हमारे आ गए हैं, ये मुल्क को चलाएंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इन हीरो से जो उम्मीदें रखी हुई थी वो टूट गई। अब एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई है कि ये शक्लें मुल्क नहीं चला सकती। उनको इस बात का आइडिया हो गया है कि इन तिलों में तेल ही नहीं है, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डिसएसोसिएट कर रहे हैं, अपने आप को इनसे अलग कर रहे हैं। एकदम वो कर नहीं सकते। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल है ना कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी की, अब अचानक नीचे से निकल जाए, धड़म से गिर जाए। अब वो क्या करेंगे कि ठीक है यार, आप खुद ही संभालें अपने बोझ को, हमें आहिस्ता 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 अब निकलना है। मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी जान छुड़ाने के मूड में है। फवाद चौधरी ने इसके बारे में एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तासुर मिलता है कि शायद अपने आप को जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अब इस सारे मामले से दूर करना चाहती है और ये खुशाइंद है, ऐसा होना चाहिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ये शुबा होता है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ सुबह कुछ और होता है, रात को कुछ और हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमने उसके लिए बड़ी दुआ भी की। इस ख़ानदान ने बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, बड़ी मुसीबतें इस ख़ानदान ने देखी हैं। अज़हर मशवानी साहब, देखें, अज़हर मशवानी साहब को अगवा किया गया, मगवी रखा गया, फिर इनके वालिद को भी अगवा किया गया, फिर इनके एक भाई को अगवा किया गया। लगभग 5 महीने तक वो अगवा रहे। प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, वो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर 2 भाई और हैं इसके, उन दोनों को भी अगवा कर लिया गया। 3 महीने गुजर गए। 92 दिन के बाद गुज़िश्ता रात वो वापस पहुंचे और जुर्म क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, तस्वीरें देखकर मैं हिल गया हूँ जो उनकी हालत है। ये 2 प्रोफेसर हैं, इनका कसूर ये है कि ये एक सियासी अप्रोच रखने वाले नौजवान के भाई हैं और इनका भाई जो है वो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट जिला वतन है, यानी वो मुल्क में वापस नहीं आ सकता, आएगा पकड़ा जाएगा या गायब कर दिया जाएगा, अगवा कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। लिहाजा वो पाकिस्तान से भागा हुआ है। वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर अपनी जान बचा रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान में जो 2 बाकी भाई इसके बच्चे थे वो दोनों 92 दिन तक अगवा रहे हैं। और अब वो रात गए जब वापस आए तो मैंने उनकी हालतें देखी, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या वाकई रियासत माँ के जैसी होती है? क्या एक माँ अपने बच्चों के साथ, और बच्चे भी वो जो होनहार बच्चे हैं, जो तालीम बांटते हैं, जो प्रोफेसर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, क्या एक रियासत अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? तो नहीं। मेरे ख्याल में रियासत पे कब्जा है और काबिज जो है वो ये कर रहे हैं। रियासत ऐसा नहीं कर सकती। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।